एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के प्रथम खंड में हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था इस पर कुछ बातें की थी। आज एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के दूसरे खंड में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी, तत्पश्चात भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनके आने के पश्चात जो नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया था उस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 21 वर्ष बिता डाले। सन 1914 में 8 जुलाई को वे अपने जर्मन मित्र कॉलिन बेक और पत्नी कस्तूरबाई के साथ इंग्लैंड होते हुए भारत आने के निश्चय से निकले। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से इंग्लैंड जाते हुए उन्हें लगभग 17-18 दिन लगे। इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने फिर भारत की ओर रुख किया, लेकिन भारत की सरकार ने उनके जर्मन मित्र कॉलिन बेक को भारत आने की अनुमति प्रदान नहीं की। कारण यह था कि यह दौर प्रथम विश्व युद्ध का दौर था और इस दौर में इंग्लैंड के विरुद्ध जर्मनी युद्ध कर रहा था। महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबाई के साथ 9 जनवरी सन 1915 को बंबई के बंदरगाह पर पहुंचे। इस दिनांक को आज के समय में हमारे देश में अप्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय बंबई के गवर्नर विलिंगटन थे। उनकी गांधी जी के साथ वार्ता हुई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने एक भरी जनसभा में उनका स्वागत किया। गांधी की जय के नारों से पूरा वातावरण अनुगूंज हो रहा था और इस समय महात्मा गांधी ने अपने गुरु के परामर्श को माना और उन्होंने देश भ्रमण करने का निश्चय किया। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, नासिक में और उज्जैन में। 12-12 साल के अंतराल में ये कुंभ मेला आयोजित होता है। हरिद्वार में जब महात्मा गांधी गए तो एक भीड़ उनको देखना चाहती थी और गोखले इस बात को जानते थे कि गांधी में भीड़ को जुटाने की क्षमता है, गांधी में एक नेतृत्व की क्षमता है। लेकिन गांधी जी की यह मान्यता थी कि किसी भी मुद्दे पर वे तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे जब तक कि समूची स्थिति का अध्ययन न कर लिया जाए। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम को स्थापित करने का निश्चय किया और 15 मई सन 1915 को उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से आए हुए उनके साथ के लोग रहा करते थे और इस समय का एक वाक्य मिलता है कि ठक्कर बापा ने एक हरिजन परिवार को इस सत्याग्रह आश्रम में पनाह देने की मांग गांधी जी से की। गांधी जी ने उस परिवार को आश्रय दिया। इस बात को लेकर कस्तूरबाई के साथ उनका कुछ विवाद भी हुआ तो गांधी जी ने कस्तूरबाई से कहा था कि अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो तुम आश्रम के बाहर चली जाओ। यानी गांधी अपने सिद्धांतों पे अड़िग रहने वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी इस दौर में सन 1916 में 4 फरवरी को मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किए जा रहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे तो उन्होंने जो भाषण दिया उससे पूरे देश में तहलका मच गया। खुले तौर पर उन्होंने सरकार की आलोचना इस अवसर पर की थी। इसके अतिरिक्त इस समय जो होम रूल आंदोलन चल रहा था उसको गांधी जी ने
उसमें शामिल होना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध का दौर था और इस समय कोई आंदोलन चलाना उनके अनुसार नैतिकता के विरुद्ध था। महात्मा गांधी की यह मान्यता थी कि हम अपनी लड़ाई सत्याग्रह के बल पे लड़ेंगे। इसीलिए उन्होंने एक अवसर पर कहा था कि मैं किसी संगठन में तभी शामिल हो सकता हूं जब मैं उसकी नीतियों को प्रभावित करूं। मैं उसकी नीतियों से प्रभावित होने के लिए उसमें शामिल नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि नई रोशनी को ग्रहण करने के लिए मेरा दिमाग खुला हुआ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह नई रोशनी इतनी प्रभावी हो, चकाचौंध करने वाली हो कि मुझे सम्मोहित कर ले। भारत में महात्मा गांधी ने 1917 और 1918 के दौरान 3 प्रमुख आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें 2 आंदोलन किसानों से जुड़े हुए थे और एक आंदोलन मजदूरों से जुड़ा हुआ था। बिहार से राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण आमंत्रित करने आए और तब तक महात्मा गांधी के साथ रहे जब तक उन्होंने गांधी को चंपारण आने के लिए राजी नहीं कर दिया। गांधी जी राजी हुए, चंपारण पहुंचे। चंपारण के कमिश्नर ने उन्हें लौट जाने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी एक बैरिस्टर थे, उन्होंने इनकार किया, सविनय अवज्ञा की और चंपारण में रहते हुए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में किसानों को अपना नेतृत्व प्रदान किया। चंपारण का मामला क्या था, इसको जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि 19वीं सेंचुरी में चंपारण में नीले साहब और नीले किसानों के बीच एक अनुबंध हुआ था। इस अनुबंध को 3 प्रणाली कहा जाता है। इस 3 प्रणाली में अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर यानी 15% हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के अंतिम दिनों में जब जर्मनी का डाई बाजार में आ गया तो नील की डिमांड कम होने लगी। एक समय में गोरे साहब ₹1.25 प्रति पाउंड भारत के बाजारों से नील खरीदते थे और उसको इंग्लैंड के बाजारों में 6 से 7 रुपया प्रति पाउंड बेचकर एक बड़ा मुनाफा प्राप्त करते थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई थी और इस समय अनुबंध से मुक्ति के लिए एक अबवाब यानी उपकर उन्होंने लगाया। किसानों से जबरन उन्होंने वसूली की। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचकर बृजकिशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि भावे, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वे गांव-गांव गए, किसानों से मिले, उसके बयान को उन्होंने दर्ज किया और अंततः सरकार को एक समिति गठित करनी पड़ी और इस समिति का सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया। गांधी जी समिति के सदस्य रहते हुए उन्होंने किसानों का पक्ष प्रबलता के साथ रखा, मजबूती के साथ रखा और अंततः यह निर्धारित हुआ कि जो अवैध वसूली किसानों से की गई है उसके 25% हिस्से को गोरे साहब लौटाएंगे। सबकी मांग थी कि 100% लौटाएं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर गोरे साहब 25% भी लौटाते हैं तो यह उनकी एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अगले 10 वर्ष में सारा मामला निपट गया और किसान नीले साहबों के चंगुल से मुक्त हो पाए। यह गांधी की पहली सफलता भारत में थी। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने गांधी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहां पर का विवाद था मिल के मालिक और मजदूर के बीच। कारण यह था कि कुछ समय पहले प्लेग की महामारी गुजरात के क्षेत्र में फैली थी और उस समय प्लेग बोनस
दिया जा रहा था। अब इस बीमारी का प्रभाव समाप्त हो गया था। मिल के मालिक चाहते थे कि बोनस को समाप्त कर दिया जाए, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के बढ़ती महंगाई के मद्देनजर मजदूर चाहते थे कि बोनस निरंतर दिया जाता है। यही विवाद का कारण था। मिल के एक मालिक अंबालाल साराभाई थे, जो महात्मा गांधी के मित्र भी थे और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना में उन्होंने आर्थिक मदद भी प्रदान की थी। महात्मा गांधी के सामने दुविधा थी, लेकिन उन्होंने पक्ष मजदूरों का लिया। यहाँ तक कि अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन भी इस समय महात्मा गांधी के साथ थी। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया एक ट्रिब्यूनल का गठन कर लिया जाए, लेकिन मिल के मालिक इस पक्ष में नहीं थे। अंततः महात्मा गांधी के नेतृत्व में मजदूरों ने अनशन किया और अंततः यह स्वीकार किया गया कि 35% प्लेग का बोनस दिया जाए। यह दूसरी सफलता महात्मा गांधी की अहमदाबाद के मिल के मजदूरों के अधिकारों को दिलाने के मद्देनजर थी। इसी वर्ष खेड़ा में किसानों की समस्या यह थी कि वहां पर उत्पादन कम हुआ था, लेकिन मालगुजारी वसूली जा रही थी और उस समय नियम था कि अगर प्रोडक्शन 25% से कम हुआ है तो मालगुजारी माफ कर दी जाए। लेकिन सरकार यह मानने के पक्ष में नहीं थी कि उत्पादन नहीं हुआ है, और सच्चाई यह थी कि वास्तव में उत्पादन नहीं हुआ था। इसलिए महात्मा गांधी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों से मिलकर, विठल भाई पटेल भी जिसमें शामिल थे, यह जानने का प्रयास किया कि वास्तविकता क्या है। तो उन्होंने पाया कि किसानों की मांग जायज थी। इस आंदोलन में गुजरात सभा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी, जिसके अध्यक्ष खुद महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने सच्चाई को जानने के पश्चात किसानों से अपील की कि आप टैक्स न दें। कुछ धनिक किसानों ने टैक्स देना चाहा, लेकिन वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने उन किसानों को मना लिया कि अगर टैक्स नहीं देना है तो किसी भी किसान को टैक्स नहीं देना होगा। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और गांधी की खेड़ा में भी विजय हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपने तरीके से 3 आंदोलनों में सफलता अर्जित की और वे जनता के करीब आए। उनकी एक विशिष्ट पहचान पूरे देश में बनी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था और भारत के लोगों ने महात्मा गांधी की अपील पे अंग्रेजों का साथ दिया था, सहयोग प्रदान किया था, इस आशय के साथ कि अगर बुरे वक्त में हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेज हमें कोई सौगात नहीं देंगे। लेकिन सौगात क्या मिला? रौलट एक्ट। इस रौलट एक्ट को तत्कालीन समय में भारतीयों ने काला कानून कहा। पंडित मोतीलाल नेहरू ने तो कहा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। इस कानून में किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता था। जो अधिकार विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार को प्राप्त था, उस अधिकार को बनाए रखना चाहते थे। महात्मा गांधी के समक्ष जब यह प्रसंग आया तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम इस रौलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे। पहले इसकी तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई थी, बाद में 6 अप्रैल इसकी तिथि निर्धारित की गई और इस सत्याग्रह में यह निर्धारित किया गया कि हम देशव्यापी हड़ताल करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना सभा करेंगे और कुछ स्थानों पर कानून की अवज्ञा करेंगे। 30 मार्च 1919 को दिल्ली में इस सत्याग्रह के दौरान हिंसा हुई। इसकी प्रतिक्रिया देश के अन्य स्थानों में भी देखने को मिली और गुजरात में, विशेषकर अमृतसर और लाहौर में स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई।
पंजाब में अमृतसर में सैनिक शासन लगाया गया, सभा करने पर प्रतिबंध लगाया गया और इस अवधि में 10 अप्रैल सन 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। 13 अप्रैल बैसाखी का पर्व मनाया जाता था भी और है भी। उस दिन एक भीड़ जालियांवाला बाग में इकट्ठी हुई। जालियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल के निकट ही है और इसका एक ही रास्ता है अंदर प्रवेश करने का भी, बाहर आने का भी। इस जालियांवाला बाग में जनरल डायर सैनिकों को लेकर पहुंचे और निहत्थी भीड़ पर बगैर वार्निंग, यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी किया जाता है तो वार्निंग दिया जाता है, उन्होंने वार्निंग नहीं दिया, गोली चलवाई। कुल 1650 गोली चली और सरकारी रिपोर्ट यह बताती है कि 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर थी, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, महिलाएं भी थी। उस प्रांगण में कुआं था, उसमें भी बहुत सारे लोग कूद पड़े, उन्होंने प्राण गंवाए। शहीदी कुआं के रूप में आज हम लोग उसको जानते हैं। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध रह गया। अंग्रेजों को दमन करने का मौका मिला और पंजाब के लोगों को पेट के बल रेंगने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना से भारत के लोग इतने आहत हुए कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस लौटा दी। महात्मा गांधी भी भौचक रह गए और उन्होंने अंदर ही अंदर पुनश्च एक और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी, जो कालांतर में 1920 में असहयोग आंदोलन के रूप में हमारे समक्ष आई। असहयोग आंदोलन पर हम लोग बात करेंगे एन आउटलाइन ऑफ द महात्मा के तीसरे खंड में। बहुत बहुत धन्यवाद।